ओके। भाग गया ना, भाग जाता है, कट जाता है, वीडियो में भी देखें। लिखा रहता है ना तो अच्छा लगता है। माइक्रो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और तीनों डिमांड कर लिए थे। लॉ इनकम नहीं, लॉ ऑफ डिमांड की बात किया था। लॉ ऑफ डिमांड में कहाँ तक किए थे? कुछ देखो कहाँ तक उतारे हो, कॉपी में नहीं उतारे? देखो ना कहाँ तक बताए थे। श्रेया कहाँ तक किए थे? अच्छा, तीनों के बारे में खाली नाम लिखा था कि इट्स ओन प्राइस रहेगा, तो जो है प्राइस डिमांड हो जाएगा, और एक होता है इनकम डिमांड हो जाता है, इनकम के साथ रिलेट करेगा, और एक होता है क्रॉस प्राइस, कमोडिटी डिमांड फॉर वन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। ये तीन की चर्चा थी। तो जब कभी भी लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा करें मतलब लॉ ऑफ प्राइस डिमांड की बात करता है ना, प्राइस डिमांड की बात करता है। तो उसकी डिफिनेशन हम लोग नहीं किए थे, हम एक समझाते चले जाते हैं। आप लोग उसको स्टेटमेंट लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सब तो एमसीक्यू ही आएगा, कि आंसर्स तो नहीं ना उसमें बनाने के लिए नहीं ना आएगा, रिटेन क्वेश्चन आंसर करने एमसीक्यू आएगा ना। तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, स्टेटमेंट वाला जहाँ रहेगा वहाँ स्टेटमेंट करा देंगे, नहीं तो फिर उतना मने बातें लिखती चली जानी पड़ती है। क्यों श्रेया? क्या ऐसे डिस्कशन ज़्यादा हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे आप लोगों को। कौन? फाइनल तो एमसीक्यू ही होगा, फाइनल भी एमसीक्यू होगा आपका। तो थर्ड सेमेस्टर तक एमसीक्यू ही है, फिफ्थ सेमेस्टर में पूरा मैंने आपको वर्कआउट करना है। थर्ड सेमेस्टर में भी शायद वही है, हम तो फर्स्ट और थर्ड पढ़ाते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में तो इकोनॉमिक्स मैथ नहीं है। हाँ सब एमसीक्यू है, बाकी देखते रहना, यू आर एग्जामिनी, हम तो एग्जामिनी है ही नहीं, हमारा वो काम होता है हम पढ़ा देते हैं, काम खत्म। कैसे परीक्षा होगी क्या होगी, इट्स योर हेड। तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड को दो संदर्भ में देखते हैं। एक होता है यानी अपने ओन प्राइस से, ये डिमांड जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने ओन प्राइस से, है ना। जहां लिखना होगा वहां लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग का कुछ पढ़ा भी होगा कि आप पढ़ेंगे डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, है ना, इट्स ओन प्राइस। तो इस फंक्शन को, क्योंकि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन से हम एक वेरिएबल ले लिया, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन फैक्टर्स को क्या कर दिया हम लोगों ने? कांस्टेंट कर दिया। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो। तमाम डिमांड फंक्शन की चर्चा करते हैं, लेकिन बाकी सबको हम कांस्टेंट कर देते हैं, है ना। पॉपुलेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, इस सभी को मैंने, हाँ जो भी है, इन सभी को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। तो इन सभी को क्या बोलेंगे? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसी को क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स
रिमेनिंग द सेम, ना सुधरेगा, पूरा उड़ जाएगा। अदर थिंग्स अब पूरा मिटवा देगी। क्यों हंसी? रिमेनिंग द सेम या कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एज कांस्टेंट, या इसी का एक टर्म यूज करते हैं सेट्रिस, ये भी कभी कभी पूछ देता है, सेट्रिस पारिबस का मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स या ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम का कंसेप्ट आता है। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, है ना। इसको हम लोग दो संदर्भ में देखते हैं। एक जो होगा, यहां नहीं लिखे, इसको दो संदर्भ में देखते हैं, डिमांड फंक्शन को, है ना। डिमांड फंक्शन को हम लोग दो संदर्भ में देखते हैं। एक संदर्भ जो है इसका नॉर्मल गुड्स का है, और एक संदर्भ जो है इसका गिफन गुड्स का है। ये इसका एक्सेप्शंस है, तो हम यहीं पर दोनों बात समझा देते हैं। दो संदर्भ है, रिलेटिव गुड्स की चर्चा नहीं है। गिफन गुड्स हमेशा जो है अपने प्राइस से वो रेफरेंस लेता है, समझ रहे। इंफीरियर गुड्स कंज्यूमर के इनकम के साथ रेफरेंस लेता है। जब कभी भी गिफन गुड्स की चर्चा हो तो अपने ही प्राइस से होगा, अदर प्राइस से वो चर्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हम लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा करते हैं डिमांड फंक्शन से। तो क्या होगा गिफन गुड्स में हम, अच्छा यहां पर इंडिपेंडेंट कौन है? प्राइस है। तो किसके जो है रेफरेंस में हमें क्वांटिटी को डिफाइन करना है? प्राइस के रेफरेंस में क्वांटिटी को डिफाइन करना है। तो इंडिपेंडेंट को लेते हैं। इंडिपेंडेंट जो है अगर राइज करता है तो नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? अपोजिट रिलेशन। या प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। क्लियर? बात समझ में आ रहे हैं? तो इससे हम स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज या इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड का यूज करेंगे। यहां DX4 डिमांड नहीं, DX4 क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। अब गुड एक या कमोडिटी एक्स। तो हमारे ख्याल से इससे भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस के पहले द लगाइएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, फिर वहां द लगा दीजिएगा कमोडिटी के पहले, क्योंकि इसी कमोडिटी की चर्चा हो रही है। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इसको ध्यान रखेंगे, राइजेज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल फॉल। विल फॉल भी लगा सकते हैं या फॉल्स भी लगा सकते हैं, है ना। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज। क्लियर? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बात समझी हुई है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, देयर लॉ ऑफ डिमांड establishes an inverse relationship between quantity demanded of the commodity and its own price. Clear?
इतनी बात तो लिखा जा सकता है ना। तो इस गिवन गुड्स के संदर्भ में क्या होगा कि यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। ये भी लॉ ऑफ डिमांड है, बट किसके संदर्भ में? गिवन गुड्स के संदर्भ में। इसको एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जहां पर प्राइस और डिमांड दोनों के लेकर आ गए वो अपने आप में एक लॉ स्टेटमेंट हो गया। अब कोई भी स्टेटमेंट एक लॉ होता है। नींद आ रही है? आग धो के आ कि नशा सा करके आया है ना। जो भी एक स्टेटमेंट है किसी एक के रेफरेंस में किसी अदर का, वो अपने आप में एक लॉ है। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ऐसे इसको एक्सेप्शंस में लोग पढ़ा देते हैं, और भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हम इसको यहां पर इसलिए बतला दे रहे हैं क्योंकि स्पेशली इस केस में आपका बात आती है। तो इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन। श्रेया ये सब तो बात समझी हुई है, इसमें तो कोई विशेष समझने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप लॉ ऑफ डिमांड यहां से तो ले सकते हैं। क्लियर? गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड उधर से चला जाएगा कि द गुड दैट हैज ए पॉजिटिव रिलेशन विथ इट्स ओन प्राइस, द गुड इज नोन एज गिवन गुड। सिंपल। यस। अच्छा, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाते समय क्या करेंगे? कोई भी ओरिजिन ले लेंगे, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ प्राइस। देखिए मैंने बताया था कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखा जाता, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वर्टिकल एक्सिस पर लिखा जाता। लेकिन दो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन इकोनॉमिक्स जिसमें कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो वर्टिकल पर लिया जाता। बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल पर मेजर किया जाएगा। उसमें एक प्राइस है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आर और पी जब कहीं पर भी किसी भी रिलेशन में आए तो वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर होगा, अदरवाइज वो ऑलवेज अदर पी और आर कभी भी हॉरिजॉन्टल पर नहीं जाएगा। केस चाहे इंडिपेंडेंट का हो या डिपेंडेंट का हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल पर जाएगा। हमेशा इनकम में डिमांड ऊपर जाएगा, इनकम नीचे आएगा, है ना। लेकिन केवल इस केस में, प्राइस के केस में, वो हमेशा वर्टिकल आएगा। तो यहां पर कोई भी कर्व को ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित है कि इसमें जब कर्व को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये अपसाइड जाएगा। डिमांड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिमांड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिमांड जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई। आप लॉ ऑफ डिमांड यहां से तो पकड़ लेंगे, बात को समझ में आ जाएगी। क्लियर कि लॉ ऑफ डिमांड states that when the price of a commodity falls, quantity demanded of the commodity rises and vice versa, है ना, ceteris paribus। ये सब आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ रहे हो ना। जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना तो वो काम आएगा। बस समझ में आ रहे हैं? क्यों श्रेया? कुछ नहीं बोली। अच्छा, इसी प्रकार हम लोग तीनों डिमांड को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अदर जो फीचर्स है, अदर जो बातें उसको कर लेते हैं, तो हम लोग कई दूरी तय कर लेंगे। तो इसमें कुछ आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना भी सिखलाएंगे, समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास कुछ है इलास्टिसिटी पर, डिमांड वगैरह पर भी, तो हम आपको सेट कर देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा न्यूमेरिकल्स। का दो न्यूमेरिकल्स भी पूछता रहता है। अच्छा, दूसरा जो है आपका डिमांड जो है, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। आई बात समझ में? क्यों रे आज ये लगती उदास है? पापा मारे हैं? तेरा मार खा लेती
पापा के चप्पल चुरा कर भाग जाती। हाँ, यानी ये इनकम से रिलेट करते हैं, इनकम डिमांड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इनकम डिमांड को जो हम डिस्कशन करेंगे तो अच्छा, हम लोग का डिफरेंस कर्व में एक बात रह गई, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, वो रह गए तो चर्चा कर देंगे। होता है कभी ध्यान में बात आई नहीं आई। देखो, तो यहाँ पे आपका जो है इसमें भी एक नॉर्मल गुड्स की चर्चा होगी। आइए, उसका एक्सेप्शन हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स गुड और नहीं, इनकम हमेशा जो है ना, इंफीरियर गुड हमेशा इनकम के साथ रिलेट करता है। ये सब क्वेश्चन खानदानी है, पूछता रहता है, समझ रहे हो? ये सब क्वेश्चन जो है इंफीरियर के बारे में, व्हाट इज इंफीरियर गुड। हाँ, इनकम बढ़ने पर डिमांड घटता है और इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है। तो नॉर्मल गुड के संदर्भ में इनकम के साथ इसका कौन सा रिलेशन होगा? हाँ, तो कौन सा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो यानी कि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, केवल एम को वैरी करेंगे। व्हेन इनकम चेंजेज, कंज्यूमर्स इनकम चेंजेज, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड आल्सो चेंजेज, है ना। और द स्टेटमेंट इज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो फॉलोज, उसके पीछे पीछे जाएगा। फॉलोज का भी यूज कर सकते हो। यानी अब इनकम हमारा इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा? इनकम राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो राइजेज, है ना। अपोजिट, इनकम फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी आल्सो फॉल्स। तो व्हेन दिस रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, है ना, देयर इज इनकम डिमांड। क्लियर सी बातें हो रही है? नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। अब हमारे ख्याल से सब बातें लिखी हुई है, समझी हुई है, लेकिन आप लिखते समय कॉपी पर जरूर लिखिएगा। बस समझ में आ रहे हैं? क्यों मिस्टर? क्यों नींद आ रहा था? क्यों नींद आ रही थी? क्या बात है? रात में सिनेमा ना देख रहा था? नहीं, वाओ। अच्छा, इंफीरियर गुड के संदर्भ में इंफीरियर हमेशा याद रखिएगा, इनकम को रिलेट करता है। तो अब क्या होगा? इनकम राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, और इनकम फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड, यानी अपोजिट रिलेशन हो गया। तो देखो, प्राइस के साथ अपोजिट रिलेशन नॉर्मल गुड, है ना। इसी रिलेशन को जो ये कर्व जो शो करता है उसको एंजल कर्व कहते हैं। प्राइस और निकाले नहीं थे उसमें आईसीसी से, तो आईसीसी से जो निकाले थे तो उसमें क्या था? इनकम के साथ ना क्वांटिटी निकाले थे। तो जो कर्व इनकम और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो उसे एंजल कर्व कहते हैं। जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो उसको डिमांड कर्व कहते हैं, है ना। कि व्हाट इज एंजल कर्व? एंजल कर्व इज द कर्व दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। व्हेन द एंजल कर्व गोज अप या गोज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, that means there is a positive relation with income and quantity of the commodity demanded, then the good is normal। मैंने कहानी तो बहुत सारे बनाया जा सकता है, आप भी खड़ा होकर बोलना होगा तो बोल सकते हैं। कोई ये नहीं है कि पहले वो लाइन बोलेंगे तो पहले ये लाइन बोलेंगे। बात के संदर्भ को केवल आपको कंटिन्यूटी देनी है। आ रही बात समझ में? इकोनॉमिक्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बहुत लोग टफ समझते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमाइज तरीके से समझते हैं तो आपको काफी आनंद देगा। अच्छा,
तो बात समझ में आ रहा है। तो एंजिल कर्व कैसा होगा? पॉजिटिव। जब एंजिल कर्व निगेटिव होगा तो इंफीरियर गुड होगा। ये हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे। When the slope of angel curve is downward, then what is the nature of the good? Inferior, given, normal, none of these। तो उसमें आपका आंसर इंफीरियर हो जाएगा। क्यों रे महासभा? महासभा तो सिरे हिला रही है। नफीस आज लगता है गुस्सा में है। देख, अब यहां पर क्वांटिटी लिखेगा, इनकम यहां लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि इनकम यहां लिखोगे क्वांटिटी यहां लिखोगे, इसलिए नीचे लिखा गया। आई बात समझ में? श्रेया कुछ कहना हो तो बोल सकती है। हाँ, तो ये नहीं कि हमेशा डिमांड नीचे ही लिखा जाता, वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन किसके किसके बीच में एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसमें कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। इस बात को भी केयरिंग करना, देखना किताबों में या कहीं पर कि किस ढंग से करता है, इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीका से ये भी डिमांड कर रहा है। उसी तरीका से आपका हम लोग एक करते हैं डिमांड फॉर एक्स। महासभा सबका डिफिनेशन लिखा जाएगा ना? डिफिनेशन तो सबका लिखा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का, है ना? मैंने प्राइस, लॉ ऑफ प्राइस डिमांड का, इनकम डिमांड का और क्रॉस डिमांड का भी चर्चा करेंगे। क्यों मिश्रा? हाँ बोले मिश्रा को, इसका चेहरे देख के ममता आ जाता है तो पीट दे पकड़ के। देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड या क्रॉस प्राइस। माने डिमांड किसी एक वस्तु का और प्राइस किसी अदर वस्तु का। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसको भी दो संदर्भ में पढ़ते हैं, सबको दो दो संदर्भ में पढ़ लेते हैं, एक नया टेस्ट मिल जाएगा। ट्रेडिशनली तो क्या होता है कि टीचर आवेंगे, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है, इसका ये डाउनफॉल होता है, इसके ये काउज होते हो गया। लेकिन जो चीज नोन है, जैसे कि देखिए इंडिफरेंस कर्व पर हमने काफी टाइम लिया क्योंकि वो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट थे। उसमें फिर भी जो है स्लोप ऑफ आईसीसी या पीसीसी पर चर्चा थोड़ी सी हुई। जो एक सवाल आपका आया तो इलास्टिसिटी आएगा तो फिर उसको लेकर आएंगे। अच्छा, एक जो रह गया प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो भी दिमाग में फुल्ली नहीं पड़ी, उस पर भी एक काम करना है, वो भी कभी मौका मिलेगा तो कर देंगे। और उससे आपका ये इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स उससे ड्रा कर लेंगे, गिवन गुड्स उससे ड्रा कर लेंगे। अच्छा, पहले एक चीज कर लेते हैं तो एक चीज और बताएंगे, क्योंकि ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, टर्म हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगते हैं और एग्जामिनेशन में उसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है ना। वो कैसे फोकस किया जाता है वो देखते हैं। तो रिलेटिव गुड्स, ये क्रॉस इलास्टिक प्राइस हो गया, मतलब ये रिलेटिव गुड्स की चर्चा हो गई। रिलेटिव गुड की बात हो गई, है ना। तो इसमें जो है एक गुड को ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि सभी में जो है ना कर्व अपोजिट हो जा रहा है। सभी में देख रहे हो कि नॉर्मल में जब निगेटिव है तो गिवन में अपोजिट है, वो उसका एक्सेप्शन हो गया। क्लियर? जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा तो वो नॉर्मल गुड होगा x, और जब अपवर्ड होगा तो वो गिवन गुड होगा। तुमको कहीं नींद आ रही है? नहीं, मुंह उतारने रहने का, हट दिन भर लगाते रहे, बंदरिया हो जाएगी, ऐसे दाग आ जाएगा, शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगा। तुम इसीलिए नहीं लगाता है? अरे मत लगा, हम तो कभी लगाया ही नहीं। 450 रुपये हमारा दंड भी लग गया।
हाँ हाँ, 450 रुपये डट पे लग गया। एक दिन वो बैठे हुए थे दक्षिणेश्वर ब्रिज पर, उधर से और आराम से बैठ के हम कुछ मोबाइल में करें और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, गर्मी का दिन था। अब हुआ क्या कि इधर से गया एक आदमी, हवा का अपने दुनिया मगन है, लेकिन नज़र तो पड़ जाता है। उधर से आया और फोटो दिखाया, कहा कि आप ही हैं। हम जूता उता खोल कर आराम से पैर ऊपर करके बैठे हुए थे, सोचे थे कि उधर से सियालदा आ जाएंगे, महासभा जाना था। तो महासभा वो जहाँ कंप्यूटर क्लासेस लेते, तुम्हारे पास नहीं आना था, उसमें तुम तो थी भी नहीं। तो क्या हुआ कि आया, फोटो दिखाया, कैसे कि आप ही हैं। उसमें रुमाल जो था लालू माँ का यहाँ पर गर्दन में लटकाए हुए थे। हाँ हाँ, उठिए, उठ गए, चलिए, चलने लगे। कैसे घर में किसी को फ़ोन कर दीजिए कि आपका तो सोमवार को बेल करा लेंगे। हम कहे सर हम अकेले रहते हैं। तो बोला कि और कोई होंगे? कोई नहीं सर, हम अकेले हैं। अच्छा ठीक है। आपको मालूम नहीं कि कोरोना से कितने आदमी मर गए? हम कहा सर हाँ सर, वही तो न्यूज़ देख रहे थे, कोरोना से कितने आदमी मर गए, वही देख रहे थे। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो थोड़ा सा वो लग रही थी, तो ये था। बस ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से ब्रिज से नीचे उतरते हुए आया, हम कुछ नहीं बोलना है। वो सोचा कि भाई वो खाएगा, माइंड में कब था। उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कौन सा था? कॉम्प्लीमेंट। गुड गर्ल, आप तो डाइवर्ट नहीं होती हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ श्रेया कि अब नीचे उतरे तो एक व्यक्ति बिना मास्क का जा रहा था। हम कहे सर वो, फिर हम गड़बड़ा गए। आइन के सामने आइन नहीं बतियानी चाहिए। आइन मतलब कानून, वो सबके सामने आइन बतियाओगे ना तो बड़ी लपेट लेगा। इसलिए चुप रहो, जो कहे चुपचाप सुनते रहो, सहज निकल जाओगे। और थोड़ा सा हाँ सर, नहीं सर गलती हो गई सर, ये सर वो सर करेगा ना, जल्दी पकड़ लेगा। इसे नर्वस नहीं होने का, माइंड में कब था। तो नीचे उतरे ऊपर से, फिर उसके बाद हम कहा कि सर क्या मैंने वो है जो लेना देना है ले ला के ख़त्म कीजिए। मैटर बोले तो बोला कि क्या बोलते हो? हम कहा कि सर अब क्या करना है, अब तो गलती तो हो गई, अब गर्दन में तो लटकाए हुए थे, अब चूँकि नाक पर नहीं था। मालूम है कितना पेनाल्टी है? हम कहा कि हाँ सर 500। कितना पॉकेट में? तो 150 रुपये था, निकाल कर दिए। तो बोला क्या और देखो? तो आप पॉकेट में देखे तो संजोग से पॉकेट में हाथ डाले, 200 का नोट निकल गया। हम एक बार तो हर आदमी कंफ्यूज होता, वो निकल गया 200 का नोट, वो भी ले लिया। फिर अंत में हम कहा सर उधर उधर जाना है, तो 50 रुपया लौटा दिया। हम कहे 100 रुपया और दे देते सर तो काम आ जाता, कुछ नाश्ता पानी हो जाता सुबह सुबह का टाइम में, कैसे के अंदर चलना है। हम कहा कि नहीं सर। फिर वहाँ से बाहर निकल गए, 300 रुपये वो ले लिया। एक दिन इधर से जा रहे थे बड़ा बाजार थाना के पास, अभी चाय पीकर ऐसे गर्दन में लगाए हुए थे, चाय पीकर थोड़ा सा ही आगे बढ़े, अंदर जाओ बड़ा बड़ा थाना में। अंदर गए तो देखा कि एक व्यक्ति कुछ लिख रहा था पुलिस, तो हम उसके बगल में खड़ा हो गए, इसके पीछे लोगों चले गए पीछे। मेरी बारी आई, हम कहा कि सर हम तो लगाए हुए थे सर, 150 रुपया देना है कि अंदर जाना है। पर 2 ही लाइन तो बोलता है। अब सोचा कि कौन बहस करे, ज़्यादा बोलने का मतलब वो अंदर ढूक कर देगा। तो फिर वहाँ 150 दिया, वहाँ 300 दिया, 450 लग गया। लेकिन मास्क आज तक नहीं खरीदा, ये रिकॉर्ड हो गया। कोई देखेगा तो फंसा देगा कि ये टीचर है, पढ़ाता है, बच्चे लोग को क्या गलत गलत शिक्षा देता है। तो देखो इसमें भी बात आती है। देखो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ बाई कमोडिटी। अब देखो अगर हम लोग इसमें कंसेप्ट लेते हैं समझने के लिए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो हम लोग टी जो है एक्स को लेते हैं और कॉफ़ी जो है ये हम लोग वाई को लेते हैं। तो अब बता, कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड का डिमांड, टी का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में क्या होगा? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पॉजिटिव रिलेशन रखेगा। आइडिया क्लियर हो रहे हैं?
कारण क्या है ना कि यही चीज़ जो है ना, इसी से मिलता जुलता चीज़ उस 12th क्लास को भी अभी ले रहे हैं। तो वही चीज़ करते करते जो है ना, एक ही चीज़ को लिखते लिखते आनंद नहीं आता। तो अगर चलो कुछ देखते हैं तो अचानक दिमाग में बात आई कि अगर इसे भी समझा दें तो आप लोग हमारे ख्याल से लिख लीजिएगा, अथवा से लिखने का संदर्भ भी मिल जाएगा, और लिखने के बाद कभी मन होगा तो डिस्कशन कर लीजिएगा, जैसे कैसे आप हमको करेक्ट करते हैं उसी ढंग से कहीं पर होगा तो हम भी आपको करेक्ट कर देंगे, बिकॉज आई एम सीनियर टू यू। तो कई कारणों से हमारा तो मिस्टेक हो जाता है, ध्यान का चूक होती है, कुछ गप गप करना है या बात करनी है, चूंकि क्लास के वातावरण को बनाए रखने के लिए। तो जब तक आपको लोग सहूलियत हो आप लोग क्लास में आइए। राहुल नहीं आजकल नजर आता है, तुम्हारा नाम है ले तेरा, तो एक और कौन था? ओ वो तो बड़ी क्यों रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। तुम ठीक है, तुम मस्त है, इसी बात पर आज पिज्जा होबे करेगा कि अच्छा तुम लोग पर कुछ ना कुछ सिखला देंगे रे। देख अब प्राइस है तो फिर प्राइस यहां आ जाएगा, डिमांड यहां आ जाएगा, तो पॉजिटिव रिलेशन है तो ये हो जाएगा। क्योंकि इससे तो हम लोग को डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है, डायग्राम बनाना तो सीख ही गए हो, क्लियर हो गई बात है। तो इसके अपोजिट ये हो जाएगी कि व्हेन द डिमांड कर्व, व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, देन डिमांड कर्व विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों मिश्रा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो फिल्म था, पता है किसका था? हाँ, अब कौन था उसमें? संजय दत्त था। अच्छा उसमें कौन हीरोइन डबल रोल की थी? हे लास्ट में को आपा पापा बोलने नहीं आता है, उसमें तो ये भी थी ना, क्या नाम है तुम्हारा कौन तो लड़की थी, अरे कौन थी श्रेया? ये नो प्रॉब्लम में ना ना ना, क्या तो नाम था लड़की का, बड़ा अच्छा नाम था। नो प्रॉब्लम में ये वो तो वो फरदीन खान था, वो तो फरदीन खान था। अच्छा बता, कंप्लीमेंट गुड्स में क्या होगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, वन कमोडिटी राइजेस, तो यदि जो है अदर कमोडिटी उसकी कंप्लीमेंट है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। जैसे तुम ले लो शुगर, और शुगर को हम लोग एक्स मानते हैं, और टी, शुगर का स्पेलिंग ठीक है रे, टी का वाई। तो अब बता संदर्भ में कि अगर शुगर का डिमांड प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ना उल्टा कर दिया। अब देखते ही है कितना आसानी से बात को समझा जा सकता है ना। अब तो बना सकते हो, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई कहेगा डिमांड पढ़ाना है महासभा, तो थोड़ा बहुत तो चर्चा कर लेगी आराम से बिना किताब देखे, वो किताब में कहीं से भी पढ़ लेगा तो सब बातें आ जाएगी। इतनी बात को कहने के लिए कम से कम 5 पन्ना लिख दिया होगा, लिख दिया होगा ना। और आप भी अगर लिखने बैठो डिटेल्स में तो आप भी 3 पन्ना लिख ही दोगे, नहीं विथ ग्राफ, विथ डायग्राम, विथ शेड्यूल, सच एंड सच। अच्छा तो अगर प्राइस ऑफ शुगर अगर बढ़ जाए तो डिमांड फॉर जो है टी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं, शुगर से लो ना, शुगर का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो शुगर का डिमांड घट जाएगा, शुगर का डिमांड घट जाएगा ना। पहले तो उसको उससे जोड़ो, शुगर को शुगर से जोड़ो। शुगर का अगर प्राइस बढ़ता है तो शुगर का डिमांड घट जाएगा, शुगर नॉर्मल गुड हुआ। तो चूंकि शुगर का डिमांड घट जाएगा इसलिए जो है टी का डिमांड भी घट जाएगा। सीमेंट और बालू, सीमेंट और बालू, अगर बालू का कीमत बढ़ जाए तो बालू का डिमांड घट जाएगा। बालू का कीमत बढ़ जाएगा तो पहले बालू को बालू से ले लो,
बालू का प्राइस और बालू की क्वांटिटी कमोडिटी डिमांड। तो बालू का प्राइस, सैंड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, सैंड का डिमांड घट जाएगा। तो चूंकि उसकी कंप्लीमेंट सीमेंट है, तो जब कम डिमांड होगा बालू का तो सीमेंट का भी कम डिमांड होगा। ये रिलेशन भी ले सकते हो, सीमेंट एंड सैंड एंड सीमेंट। आज बात समझिए, पहले उसको उससे जोड़ो और फिर उससे उसका कंप्लीमेंट को जोड़ो और तब उसके अनुसार उसका रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लो। तो यहां पर क्या होगा, पी वाई अगर फॉल्स होता है, और कभी भी कोई भी चीज का जवाब देना है ना, तो उसका पहले क्या करना है, स्केच बना लो। स्केच बना लेने से जवाब बने स्टेटमेंट बनाने में आसान होता है कि व्हेन द गुड्स आर कंप्लीमेंट देन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी व्हेन राइजेज बाद में जोड़ सकते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी व्हेन राइजेज द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी मस्ट फॉल। मस्ट भी लगाओ, विल भी लगाओ, फॉल्स भी लगाओ, माने थोड़ा सा कंपोजिशन को आनंद दो, आनंद आएगा। इससे आप लोग को छोटे छोटे कंपोजिशन बनाने भी आएगा, और लिखते समय इन सब बातों को संदर्भ को रखिएगा, क्योंकि मस्ट, विल, कैन नहीं लगाइएगा, कैन में नहीं लगेगा, है ना, तो ये फॉल हो जाएगा। तो अब हमारे ख्याल से तीनों का आप डिफिनेशंस को लिख सकते हैं। क्यों मिस्टर, तीन संदर्भ में बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों को डिटेल्स करिएगा ना, कर लोगी ना, अपने लिए लिखना, किसी दूसरे के लिए नहीं। कम से कम उतना राइटिंग स्किल तो बढ़ेगा, उतना कंपोजिशन तो बढ़ेगा। साथ ही में कुटुंब आएगा लिखने के लिए कि भाई वो 2 लाइन लिखो, तो अंग्रेजी में लिख तो सकते हो, नहीं वो तो डिमांडेड का डिफिनेशन लिख देना। तो आपका कुछ लिखने के लिए तो डिमांड का डिफिनेशन लिख देना, और सब तो लिखोगे तो हो सकता है गड़बड़ा जाओ। लेकिन इसकी स्टेटमेंट तो डाटा डाटा आया है, ना एस छूटेगा, ना कॉमा छूटेगा, ना फुल स्टॉप छूटेगा, और उसको समझने में नहीं आएगा। कहेगा कि क्या लिख दिया भाई, कैसे, अरे तुम आए हो मेरे पास और तुमको खुद नहीं मालूम आया का है, जाओ तुम्हारे घर में हम शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपना बेटा को बुलाओ, उससे बात करेंगे, उसे पूछना गिफ्ट एंड गुड्स का जो है वो बेचारा कहेगा कौन लड़की के चक्कर में पड़ेगा। तो देखो, एक तो बाय डिफॉल्ट तीनों की बात कह के निकल गए डिफिनेशंस में। अब होता है यहां से, अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब यहां पर लॉ ऑफ डिमांड हम लोग प्राइस वाला ही लेके चलेंगे, अन्य बातों को वहीं पर लेकर छोड़ दिया, जितना डिस्कशन वहां करना तो वहां कर दिया। अब इलास्टिसिटी में उन दोनों टर्म्स को लेकर आएंगे। अब उन दोनों टर्म्स को, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी, वहां पर अब उन दोनों को चर्चा करेंगे। अब यहां से डिमांड के आगे की बात करते हैं। क्लियर? तो यहां डिमांड में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, और ईयर क्वेश्चन सब देखते रहना लड़कियां, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब तो समझ में आ गया कि इट्स ओन प्राइस से है, अपने प्राइस से संदर्भ होता है। तो अब यहां पर जो बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज या कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ प्राइस, इतना कौन लिखने जाए यानी कि डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स नहीं, फॉर नॉर्मल गुड्स। अब जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे नॉर्मल गुड्स का, गिवन की चर्चा तो हो गई। अब नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो डाउनफॉल क्यों होता है ना, डाउनफॉल क्यों होता है? तो उसका जो है लिख सकते हैं causes of downward demand curve और लिख देते हैं समझने के लिए।
नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड, कॉजेज या रीजन्स भी लिख सकती हो, है ना, रीजन्स भी लिख सकती हो या लिख सकते हो, है, अटक जाता है रीजन्स। अभी है हुए पढ़ते हैं ना वो सब, उसमें हो जाता, वीडियो हम देखते तो खुद हमें को बड़ा बुरा लगता है कि क्या बीच बीच में बोल दिया, लेकिन बोल देते हैं। अच्छा देख, क्या बोली, पूरा 2 घंटा का, पूरा 2 घंटा का वीडियो देते हैं, हाँ था, तब ना फाल्ट समझ में आता, कहीं कहीं करेक्शन करते हैं, स्पेलिंग एरर रहता है तो वीडियो को करेक्शन करते हैं, एडिट करते हैं। खुद का पढ़ाया हुआ में समझ में आता नहीं, तभी ना बार बार कहते कि देखिए स्पेलिंग देखते रहा, फिर उसके बाद फिर जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आता है, आज एक देख रहे तो उसमें एक एरर आता है, तो फिर वहाँ पर वीडियो में एडिट करते हैं। कहीं मौका मिलेगा तो सिखलाएंगे तुम सबको। जैसे मान लिया कि यहाँ डिमांड लिख दिया और डिमांड की जगह पर क्या किया, DEMD लिख दिया, होता है, आपको समझा रहे हैं, इधर लिख दिया, बात हो गई। तो अब फिर वहाँ पर जाके उसको लगाना, उसके ऊपर फिर लिखना, इसी फॉन्ट में आना चाहिए डिजाइन, तो मिक्स करना, एक एक चीज करने में घंटों घंटों लगता है। क्यों पूछी रहे कि नहीं देखते होंगे? अच्छा, मन लगता है वीडियो देखते समय कि बोर हो जाती है, देखवे नहीं करती है, जाते तेरा, क्यों नहीं देखती है? क्लास के लिए कभी कभी देखा कर, हाँ कभी मूड ऑफ रहे ना तो देख लिया कर, मन बहल जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा क्लास में सही में जब भी देखेगी वो चेहरा देखते ही मन बहल जाएगा। हाँ, जब कभी भी अपने से उदास हो, जब भी मौका मिले, कुछ नहीं, खाली एक बार चालू करना, 2 सेकंड 2 मिनट देखना, 1 मिनट, अब बंद कर देना। कवरे नहीं, ये मतलब जब कभी ऐसा ही मन लगाने के लिए खाली एक बार देखा, छोड़ दे, देख बड़ी मन लग जाएगा। वो कोई ना कोई बात ऐसी आवेगी कि मैंने कितनों अपसेट रहेगी ना, तो एक बार अपने आप को फ्री करने के लिए उसको देख ले। एडिटेबल तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अब बता रहे क्या नाम है श्रेया, कौन कौन सा कारण होगा? देख इसका 3 कारण तो पहले गिवन है। कौन कौन सा? नहीं, ये एक पहला कारण है लॉ ऑफ, ये 3 कारण गिवन है। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहला कारण, ये एकदम गिवन है, खानदानी है, मार्जिनल यूटिलिटी। कारण क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि एक कंज्यूमर किसी भी माने अमाउंट ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी यूनिट के लिए वो उतना ही पैसा देने के लिए तैयार होता जितना से उसका परसेप्शन होता है कि हमको उतना सी यूटिलिटी मिलेगी। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को द फर्स्ट लॉ ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं, माने फर्स्ट। अच्छा, इसको जो देने वाला व्यक्ति है वो मार्शल नहीं है, मार्शल ने तो इसको यूज किया था कंज्यूमर सरप्लस को चेकआउट करने के लिए, और किसी हाँ गॉसेन का है, गॉसेन का 2 रूल है, एक है ये फर्स्ट रूल है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, और गॉसेंस का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल, जब एक से अधिक कमोडिटी के बीच में हमको माने अपने एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें आपका जो कर बनता है, पढ़िए श्रेया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ तो देख, एक ये है और एक जो है ये है, 2 अलग अलग है, एक x के संदर्भ में है, एक y के संदर्भ में है, तो इसकी यूटिलिटी कर्व नीचे की ओर जाएगी, इसकी भी यूटिलिटी कर्व नीचे की ओर जाएगी। अब इन दोनों कर्व को 1 पर लेकर आएंगे, तो दोनों कर्व को 1 पर लेकर आएंगे तो इसको उलट देंगे, तो इसको उल्टेंगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये इस पर बैठ जाएगा आकर,
ये लाइन जो है यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसके बाद एक कर्व ऐसा हो जाएगा। तो जहां पर एक कट करेगा वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। इतना क्वांटिटी एक्स इतना क्वांटिटी वाई का खरीदेगा। इसी बात को समझना ही क्या है, लॉ ऑफ इक्वी, EQUI, इक्वी मार्जिनल। इक्वी मतलब बराबर, जिसे हमने इक्विटी कर्व भी कहा, इंडिफरेंस कर्व को इक्विटी, यहां पर भी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो यहां पर यह बात समझनी है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो कमोडिटी की माने वेरियस सक्सेसिव यूनिट्स को वो लेता चला जाएगा, माने वो अपने स्टॉक में उसको इंक्रीज करेगा। स्टॉक की भी बात करें, हमेशा ब्रेड को चर्चा मत करो। माने कोई भी चीज़ की, अब एक लैपटॉप है फिर दूसरा लेने जाएंगे तो हम उसकी कीमत इससे कम देना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से है। थर्ड यूनिट खरीदने जाएंगे तो फिर और कम देना चाहेंगे। क्लियर? तो चूंकि जैसे जैसे हम यूनिट्स की मात्रा बढ़ाएंगे या बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे उसकी प्राइस घटनी चाहिए। इसी कारण जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। क्यों श्रेया? तो इस सबको भी थोड़ा सा डिटेल्स कर लेना, कोई किताब या कहीं का होगा तो उससे रेफरेंस ले लेना। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो है आपका इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि प्राइस इफेक्ट दी द कंपोजिशन ऑफ बोथ इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसलिए इसमें प्राइस इफेक्ट नहीं लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इनकम इफेक्ट। तो यहां पर कौन सा इनकम बढ़ेगा श्रेया? यहां पर आपका नॉमिनल इनकम नहीं बढ़ेगा, यहां पर रियल इनकम बढ़ेगा। यस, यू आर करेक्ट। क्योंकि अगर नॉमिनल इनकम बढ़ेगा तो लॉ ऑफ इनकम डिमांड हो जाएगा। नॉमिनल इनकम से वो डिपेंड मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो रियल इनकम से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता। यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा इसे, ये जो है इनकम कौन सा होना चाहिए? ये नॉमिनल इनकम होना चाहिए, यानी उसकी मनी इनकम में परिवर्तन होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी सी संदर्भ है, समझनी चाहिए कि यहां 100 रुपया था 150 रुपया हो गया, तो नॉमिनल इनकम बढ़ेगा तो ये लागू होगा। तो समझ में आता है? नॉमिनल, गुड। जो नानी का प्रॉपर्टी है वही नॉमिनल है। यहां पर जो इनकम होगा वो कौन सा इनकम होगा? रियल इनकम। अच्छा बता मिस्टर रुपेश, रियल इनकम से क्या समझते हो? रियल इनकम कब घटता बढ़ता है? यानी जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट चेंजेस, रियल इनकम चेंजेस। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, रियल इनकम फॉल्स। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, रियल इनकम राइजेस। क्लियर? कीपिंग नॉमिनल इनकम कांस्टेंट, ये सब टर्म्स हैं, बस केवल टर्म को ध्यान में रखिए। इससे कई तरह के संदर्भ मिलेंगे और जब किताब पढ़ेंगे इन्हीं सब बातों से, अब जब किताब पढ़ते तो रेफरेंस नहीं मिल पाता है, बोल के तो निकल जाता है रियल इनकम, और आपके लिए नॉर्मल इनकम मालूम है ना, रियल इनकम, तो आगे उसका जब से वो रेफरेंस कुछ लेता है वही पढ़ा के आप हम सबको बने क्या हो जाते हैं। आज पीछा पार्टी नहीं है इसलिए पता हो गया पहले ही, लेकिन महासभा रहेगा कोई ना कोई दिन, आज ही रहे, बोल भी नहीं करेगी, वो एकदम गम ज्यादा हो गई। तो देखो जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरता है, फॉल करता है ना, डिक्लाइन करता है, तो कंज्यूमर के पास कुछ एक्स्ट्रा जो है अमाउंट बच जाता है, तो वो उस वस्तु पर, किसी अदर पर नहीं, उसी वस्तु पर तभी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को डिमांड करेगा जब उसकी प्राइस में कुछ कमी आ जाएगी।
क्लियर? तो इस समय क्या होता है इस केस में, अच्छा पहले एक समझा दें तब। थर्ड जो है इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये हुआ दो वस्तुओं के बीच की बात है। मतलब कि आपके पास एक गिवन अमाउंट है और यू हैव टू एक्सपेंड ऑन टू कमोडिटी। यू हैव टू अ बंडल ऑफ टू कमोडिटी, सम यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। क्लियर? तो क्या होता है, देयर इज ए साइकोलॉजिकल कह सकते हैं फिनोमेनन फॉर ए ह्यूमन बीइंग कि जो चीपर होता है उसको वो डियरर से रिप्लेस करता है। डियर मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। चीप का अपोजिट डियर है, स्पेलिंग DEER होता है। हाँ, एनिमल है, ए काइंड ऑफ 4 लेग एनिमल, यानी हरिण, जिसको हिरन भी बोलते हैं, है ना। डियर मतलब प्रिय भी होता है, डियर मतलब महंगा भी होता है। इसी से बना है डियरनेस अलायंस, महंगाई भत्ता। और किसी ने इसी पर एक सेंटेंस बनाया, ओ माय डियर इज वेरी डियर। हाँ क्या? हाँ डियर, हाँ सुन ले, अरे DEER, ओ माय डियर, यानी हे मेरे प्रिय, DEER, माय डियर DEER। हाँ मेरा हिरन महंगा है, प्रिय तो ऐसे भी महंगा होता है, चाहे कुछ रहे या न रहे। उसके लिए बेचारे धरती आकाश सब एक कर देते, दिन में तारे तोड़ के लिए आते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट डियरर टू चीपर। तो जब गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई है, अगर गुड्स एक्स की कीमत बढ़ जाती है, गुड्स एक्स की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या होगा, वो सस्ता हो जाएगा। नहीं, बढ़ जाती तो महंगा हो जाएगा। अगर वो फॉल कर जाती है तो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो रिलेटिवली जो है, जो अदर गुड्स है वो महंगा हो जाएगा। तो उसके तुलना में क्या करेगा, उससे अनदर जो कमोडिटी है उसको वो कुछ यूनिट्स को घटा देगा और उसके तुलना में चीपर को बढ़ा देगा। तो इस कारण भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 कार्य इसमें कर सकते हैं। क्या लिखे श्रेया? यहां पर क्या लिख दें ताकि समझने में आसान हो? सब्स्टिट्यूशन ऑफ डियरर कर देना, टेंडेंसी टू सब्स्टिट्यूट चीपर गुड्स फ्रॉम डियरर गुड्स, डियरर टू चीपर, जैसे भी इसको एडजस्ट कर लो वर्ड को। तो ये विशेषकर 3 कॉजेज हैं, 3 रीजंस हैं बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ डिमांड का। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब जो है इसमें डिटेल करना, समझ रही है ना, किताब जो भी होगा ना, तो क्योंकि देख हम एक स्टोरी बता रहे हैं, समझ रही है ना, उसी ढंग से एक स्टोरी बना ले, जीवन भर काम आएगा। जब हमारी एज में भी आ जाएगी तो कहीं किसी भी सेंटर में कभी वक्त आया तो खड़ा होकर 4 व्यक्ति के सामने बोल तो सकेंगे। हमारा ग्रेजुएशन 90 में हुआ, बता, जब तक तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। हम एक अलग शहर में हैं, हमारा वहाँ के अपनी भाषा है, लेकिन यहाँ भी हम उसी टोन में बोल रहे हैं जिस टोन में आप लोग बोलते हैं। तो ये आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो अपना समाज, अपना दुनिया बना दीजिएगा। तो कोई चीज़, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, विद्या ही एक ऐसा धन है जो आपके साथ चलता है। बाकी सब चीज़ छीना जा सकता है, इसको नहीं छीना जा सकता। और आज की पढ़ाई कब काम आएगी नहीं जानता, लेकिन पढ़े रहना चाहिए, अपने से लिखना चाहिए,
नहीं हमको लिखने आएगा तो हम कैसे लिख पाएंगे? कम से कम अकॉर्डिंगली तो अपने प्लस माइनस का तो सही करें, एस ई एस का कॉमा फुल स्टॉप तो सही करें, 10 में से 9 स्पेलिंग तो सही लिखें, नहीं तो लड़के हुट कर देंगे। सिंपल सी बात है, आप नहीं खड़ा हो पाएंगे। इसलिए किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। कब जीवन में काम आएगा मालूम नहीं। एक ऑनरेबल चीज है, बाकी जो अपना संसार में जो काम रहेगा उसको करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो द बेस्ट वर्क, पैसा भी इसमें अच्छा है, ये कभी न मरने वाला चीज है, एजुकेशन कभी न खत्म होने वाला चीज है, हर गली मोहल्ले किनारे में भी चलता है ये। क्लियर? और ये सब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे लेवल कुछ हो, यह चीज 12th में भी है, यही चीज आप फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हो, यही हायर में भी है। तो अगर एक कंसेप्ट बना रहेगा तो जो स्टैंडर्ड का बच्चे रहेंगे, जैसे कि 11th में आप लोग भागो, 12th में भागे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें कंपोजिट थी। आज हम लोग बैठकर कम से कम कन्वर्सेशन तो कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग देखोगे 12th पढ़ाएंगे, हायर नहीं पढ़ाएंगे, और लेकिन मेरा हायर होता है 12th नहीं होता, क्योंकि हमारा टाइमिंग कंज्यूमिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं फालतू की बातों में। लोअर क्लास वाला बर्दाश्त करता नहीं, हायर क्लास को थोड़ा उसको उस डिस्कशन में उसको एक अलग किस्म की एंजॉयमेंट मिलती है, और वहाँ पर थोड़ा सा वो बैठता है, टाइम देता है। नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट हुआ, राउंड द क्लॉक हुआ, आउट ऑफ द रूम। अरे ये कहाँ से आ गया? अच्छा, इसको मिटाना है। तो अब एक तो हो गया श्रेया, क्योंकि आज कंप्लीट कर देंगे ना, तो अगले क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी को डायरेक्ट लेकर चले आएंगे, है ना। लेकिन डिटेल्स आप लोग सब करिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेटिव है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग करिएगा अपने लिए, और सब चीज़ों को संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएगा। आने वाला 2 साल के बाद मान लो कभी ऐसा मौका मिल गया, किसी शहर में गई, है ना, वहाँ पर ऐसा मौका मिल गया, तो 4 ही बच्चा पढ़ा लोगे तो आज 2000 रुपये घर में आएगा, 500 रुपये मिनिमम है किसी भी जगह। अब ये चूँकि छोटा बच्चा में तो ज़्यादा सर दर्द है, माँ आवेगा उधर से, बाप आवेगा, बच्चा का रिजल्ट नहीं आया, हायर क्लास में कोई मतलब नहीं, आपका रिजल्ट क्या आया हमको क्या मतलब, क्योंकि आपको गार्जियन से मेरा कोई रिलेशन नहीं। लोअर क्लास में बच्चा कम पढ़ता है, माँ बाप ज़्यादा पढ़ता है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो नहीं उठा तो नहीं जाएगा, उसको पकड़ के करते रहो, और अपनी स्टैंडर्ड जो है थोड़ा बिलो होती है। इसमें होता है कि नहीं ग्रेजुएट पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, तो आपकी एक कीमत मार्केट में वैलिडिटी होती है। सीनियर्स लोग भी आपसे आपको तहजीब में बात करेंगे, और लोअर क्लास वाले को जैसे मैं जैसे हाँक देंगे, है कि नहीं हकीकत। इसलिए चीज़ों को अपने लिए पढ़िए, नौकरी के लिए नहीं, नौकरी बस 5 चीज़ें हैं। अच्छा मैं कुछ लिख रहा था, अच्छा लिख देते हैं। श्रेया डोंट फील सम बोरिंग। हाँ, क्या कि हमको याद है जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो उस समय मैंने पढ़ा था वाई स्टूडेंट फीलिंग बोर्डम, कि विद्यार्थी जो है वो बोरिंग क्यों फील करते हैं, बोर्डम से क्यों। उस समय 90 में पढ़े थे, आज भी वही बातें हैं। तो बोर्डम क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट नहीं होती, वो एक कह सकते हैं वो बना हुआ है पैटर्न है, उसको वो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ उसमें एक नयापन हो, तो उसको बात को वो लोग भी रियलाइज करेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था, एक तो लिखा किस चीज़ का, डाउनवर्ड का, एक है उसका एक्सेप्शंस का। तो यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाता है। इतना ही बातें हैं ना, ये सभी नॉर्मल गुड्स के रेफरेंस में है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये रे जीरोक्स लाई न, अच्छा करवा लेना, कुछ कुछ पढ़ी थी वैसे, नहीं थी तो कम से कम कुछ तो पढ़ती, पन्ना उलट के कुछ तो बनाने की कोशिश करती। ये नहीं कि जीरोक्स नहीं करवाना। हाँ देख, एक्सेप्शंस मतलब वो तमाम कह सकते हैं फैक्टर्स जिस कारण डिमांड कर्व अपवर्ड जाता हो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड नहीं जाता हो, उसे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। तो पहला तो आप लोगों ने देखा गिवन गुड्स के संदर्भ में,
पहला जो है आपका गिवन गुड्स है, इसकी तो डिफिनेशन हम लोग या इसकी तो डिस्कशन कर चुके हैं, सीधे सीधे बातें हैं। सेकंड जो है आप कह सकते हो गिवन गुड्स एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर फ्लक्चुएशन भी लिख सकते हो, प्राइसेस भी लिख सकते हो, फ्लक्चुएशन इन प्राइस है ना, इन प्राइस। किसी चीज की प्राइस में भविष्य में आपका जो परसेप्शन बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपका परसेप्शन बनता है कि शेयर मार्केट में इसकी कीमत आने वाला दिन में और बढ़ जाएगी, तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी जैसे पेट्रोल का भी परसेप्शन बन जाए, कहीं से हवा हो जाए कि पेट्रोल का दाम, गैस का सिलेंडर का दाम जो है, या गैस सिलेंडर नहीं, अभी जैसे मान लेते हैं पेट्रोल की बात करते हैं कि उसकी कीमत 10 रुपये बढ़ जाएगी, तो देखना कि पेट्रोल पंप पे भी लाइन लग जाएगी। जितना बाइक है जिसको एक लीटर लेना था वो 4 लीटर लेने लगेगा। प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ गया। क्लियर? कब? हाँ, तो तब तो प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ा और साथ साथ एक्सपेक्टेशन हो कि और बढ़ेगा। प्रेजेंट में प्राइस बढ़ा और आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि प्राइस और बढ़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, आप खरीदना शुरू कर देंगे। अब प्राइस गिरा, फॉल किया और आपको लगा कि प्राइस और गिर जाएगा, तो क्या करेंगे, आप अपना जितना इन्वेंट्री है उसको सेल आउट कर देंगे, क्योंकि प्राइस और गिर जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। प्राइस गिरने पर अब क्या करेंगे, आप प्राइस गिरने पर क्वांटिटी को कम कर देंगे, लेकिन आप क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं कि फर्दर लॉस ना हो जाए। तो प्राइस गिरने पर क्वांटिटी आपका घट जाए, माने अपोजिट रिलेशन ही ना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब प्राइस बढ़ने पर आप उसका डिमांड बढ़ा दीजिए, तो डेट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। स्टेटमेंट है क्यों मिस्टर? गुड। अच्छा, थर्ड क्या होगा श्रेया? आप एक चीज कर सकते हैं, वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन एक नाम का इकोनॉमिस्ट है, वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट के कारण भी जो है देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वेबलेन इफेक्ट को डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि जो चीज कॉन्स्पिशियस गुड्स के संदर्भ में भी कह सकते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स का भी चर्चा होता है। कॉन्स्पिशियस वर्ड है, कॉन्स्पिशियस वर्ड यूज करती हो श्रेया? देखो तो कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, देखो तो श्रेया, कॉन्स्पिशियस का मतलब, हम तो यहीं से देख लेते लेकिन नहीं देख सकते। कॉन्स्पिशियस गुड्स को देखिए तो आए, कॉन्स्पिशियस केवल लिखिए ना, कॉन्स्पिशियस क्या लिखा है, कहा है, इसका वाला हम पढ़े, कहाँ पढ़ा था सर जो किताब में सब पीडीएफ देते हैं ना, हाँ कॉलेज से मतलब, हाँ हाँ। कॉन्स्पिशियस मतलब देखो डियरर होगा, कीमती होगा। क्या लिखा है, क्या साफ, लग्जरी गुड्स हो रहा है ना, कीमती गुड्स, तो कॉन्स्पिशियस गुड्स। तो आप यहाँ पर इसको जैसे गिवन गुड्स लिख रही है ना, तो कॉन्स्पिशियस गुड भी लिख दे उसमें, या वेबलेन इफेक्ट, सबका मतलब एक है। मतलब ये है, इसे में कह सकते हैं और भी चीजें, हैबिचुअल,
हैबिचुअल में तो नहीं कर सकते, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आता। जिससे कोई स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, उसकी प्राइस में कोई भी परिवर्तन हो जाए उसका डिमांड एज इट इज रहेगा। लेकिन जो ब्रांड एडिक्टेड है, अगर उसका कीमत बढ़ जाएगा तो जानबूझकर खरीदेगा ताकि उसका सोशल स्टेटस लोगों से भिन्न हो, अपने मार्केट में अपने आप को वो एक बेहतर व्यक्ति या बेहतर व्यक्ति समझाने की कोशिश करे कि कीमत हम पर कोई असर नहीं डालता। बस समझ आ रहे हैं ना। तो ऐसे भी कुछ साइकोलॉजिकल जो है माइंड सेटअप के व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए उनके संदर्भ में, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि कोई भी फैक्टर्स श्रेया दो ढंग से हम लोग समझते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, एक होता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर क्या होगा? जो फैक्टर पर्सन टू पर्सन डिफर करता हो। जैसे हमको जो है चाय पसंद है, आपको कॉफी पसंद है, ठीक है, तो कॉफी में जो आपको यूटिलिटी मिलेगा उतना ही हमको चाय में मिलेंगे। अब जितना आराम से नाली में कोई इंसेक्ट, नाली का जो इंसेक्ट है कीड़ा, वहां आनंदित होता होगा, उतना उसको उठा के दूध में डाल दो वो मर जाएगा, क्योंकि वो उस जो है वातावरण के लिए बना है के लिए। अब कोई देखने वाला कहेगा कि देखो तो नाली में पड़ा हुआ कैसा बुझाता है, लेकिन वो उसका जीवन है। क्लियर? तो सब्जेक्टिव परसेप्शन, सब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब जो पर्सन टू पर्सन डिफर करे। ऑब्जेक्टिव जो सब पर एक समान हो। जैसे कल बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, इसका प्रभाव जनमानस पर पड़ा, एक समान है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन किसी का शादी हो रही है, खूब गाना बजा रहा है, तो उसके लिए सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट बने सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन, सुनने वाला सर में दर्द है, अगल बगल वाला है ना। तो ये संदर्भ होते हैं। पर तो एक क्लियर हो गया। श्रेया करे, हाँ श्रेया तो नाम है कि वेवलेन इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट in which a consumer increase the quantity of the demanded when price increases. This is known as Veblen effect or demonstration effect, है ना। Such goods are known as conspicuous goods. बस समझ में आ रहे हैं? इसमें आप जितना आप इलास्टिसिटी, जितना आप इसको लमार सकते हैं, अपने 2 लाइन 4 लाइन लमार लीजिएगा कहीं से ही मदद लेकर। हैबिचुअल कैसे? वो तो कांस्टेंट रहता है, हैबिचुअल को कैसे करो? और बोलो श्रेया, एक्सेप्शन में और बोल कोई, सब चुप है। नहीं, ठीक है, तो ये 3 रहने देते हैं, एक आध को और होगा। अब इसमें तो आप ब्लैक मनी की चर्चा नहीं करेंगे, किताब में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ब्लैक मनी नहीं देता, लेकिन आप जोड़ सकते हैं। ब्लैक मनी को भी आप जोड़ सकते हैं कि आज जो है ब्लैक मनी यहाँ पैसा लगा दिया, उसको और कीमत बढ़ना तो और लगा देगा, तो वो तो इसी केस में आ जाएगा। क्या नाम है? एक्सपेक्टेशन फॉर। तो ये 3 रेफरेंस रहने देते हैं अभी, फिर और आगे आएगी तो बात आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से एक चीज समझा दें तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में 3 बातें कर ली हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉजेज या रीजंस फॉर डिमांड फॉलिंग अप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और साथ ही साथ हम लोगों ने इनकम का और सब्स्टिट्यूशन का भी, इनकम का और क्रॉस का भी हम लोगों ने संदर्भ को देख लिया। बस समझ में आ रहे हैं? अब देखो यहां से एक मैंने जो उस दिन रह गया था, क्योंकि इसी को कंप्लीट करा देंगे आज, तो हम लोग अगले क्लास में इलास्टिसिटी पे काम कर लेंगे, है ना श्रेया? ठीक है। अब आज बहुत मैंने आपका आज ये है, ठीक, क्या बोलिए? हाँ, वो बतलाएंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अच्छा ला वही बतला दें।
ये भी प्रश्न पूछता है। मार्केट डिमांड नहीं ना पढ़ाए अभी, इंडिविजुअल डिमांड वो तो आता भी होगा, सिंपल सा है, लेकिन एक बार बतला देंगे जब क्या नाम है डिमांड उसको करेंगे तो। कॉन्ट्रैक्शन एक अलग संदर्भ है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अच्छा, डिफिनेशन तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड लाइन का डिफिनेशन तो लिख सकते हो। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटी demanded at various price level in the market. या demand schedule is the tabular form of law of demand. Tabular form of law of demand. It has a list of various quantities which are demanded or asked for at various price level. है ना? The demand which relates to a single buyer is known as individual demand. अगर इंडिविजुअल डिमांड का डिफिनेशन आएगा तो यही होगा। व्हेन द कंपोजिट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट डिमांड। सिंपल, फिर उसको भी करके दिखला देंगे। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बताते हैं। इसमें दो टर्म आता है, एक एक्सपेंशन इन डिमांड, एक दूसरे का, ये भी बहुत आसान सा चीज है लेकिन सब टेक्निकल चीजें हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ना तो ज्यादा आसान होता है। देखो पहले कॉन्ट्रैक्शन पर ही चर्चा कर दें। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसमें कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड due to change in its own price. इसी बात को एक और नाम से जानते हैं श्रेया, इसी बात को एक बात आप कह सकते हैं मूवमेंट along the सेम डिमांड कर्व। यानी जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन तो एक ही चीज था, मूवमेंट along the सेम डिमांड कर्व। देख अगर स्लाइड रहता तो इस तरह खूबसूरती मिलता। इसीलिए कितनों रिकॉर्डिंग डांस हो जाए या गाना हो जाए, आदमी ऑर्केस्ट्रा को बुलाता है। क्यों? वो वोकल जो है सामने रहकर गाता है, उसका आनंद ही कुछ और है। नहीं, मेजोरिटी किसको देखने जाता है? यहाँ 10 गो गाने, 2 गो गाने वाला है, 3 गो गाने वाला है, कुछ बीटर है, कुछ है। ऐसे तो भी रिकॉर्ड लगा देगा तो उससे बढ़िया गा लेगा, लेकिन फिर भी उसके रहती है। तो लाइव परफॉर्मेंस का आनंद ही कुछ और है। क्या ही असर करता है? पिज्जा रह गया बेचारी, बड़ी अफसोस। हम तो इसको देखते तो हमको बड़ी अफसोस आता है। कब प्रोग्राम रखेंगे, पिज्जे रखेंगे, बिरयानी नहीं। कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लास के बाद रखा जाएगा ना, लेकिन होगा नहीं। देख जब भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा वो हमेशा अपने ही प्राइस से चेंज होगा, है ना, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। उस केस में जो मूवमेंट्स होगा वो एक ही डिमांड कर्व होगा, उसमें नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा। तो आप एक बात और इसमें लिख सकते हैं, क्या? नो इमर्जेंस ऑफ, इमर्जेंस मतलब पैदा होना, इमर्ज होना, नो इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डिमांड कर्व। और इस केस में आपका जो आएगा
फंक्शन वो होगा डिमांड फॉर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन, और नॉर्मल गुड्स की चर्चा होगी। ये तमाम बातें हम लोग नॉर्मल की कर रहे हैं, है ना। गिफन वहीं पर खत्म हो गया जहां खत्म होना था, ठीक है ना। अच्छा, आ रही बात समझ में? गुड। एक चैप्टर आप ये वाली लाइन जो है आपको थोड़ा सा एक न्यू एडिशन आपका हो सकता है, आई थिंक सो। अब देखो एक ही चीज से कितनी बातें निकलती है। अब आप एक डिमांड कर्व ले, बड़ा सा ले लिया, यहां x ले लिया और यहां p ले लिया। अब देखो कि ये हो गया, ये डिमांड कर्व है हमारा, डिमांड कर्व हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास प्राइस यानी P1 प्राइस ले लेते हैं। अब P1 प्राइस पर हम देखते हैं ये हमारे पास P1 प्राइस है ना रे लड़की? नींद आ रही है? काहे? गुड। कल तो बड़ा अच्छा मौसम था कुछ खाने पकाने का, क्या क्या खाई कल? पकौड़ी उकौड़ी बनाई थी रे? ये महासभा एक दिन पकौड़ी वगैरह बनाना, गरम गरम तो लेते आना। शाम में बनता है, दोपहर में कुछ नहीं बनता। हाँ, कोई दिन गरम गरम बनेगा इस समय दोपहर में तो लेते आना। ना नाश्ता तो हो ही जाता है। एक दिन उसको बोले थे, वो कंप्यूटर सीखने आती है, उसको एक घर से बना के लाई थी बेचारी, ये माने चिकन बना के लाई थी, वाइट चिकन। वही वाइट कहीं हुआ रे, तो कहा कि इसका ये कर दिया। हम मांग के खाते रहते सब स्टूडेंट से। हाँ, मेरी आदत है। कल ही वो लड़की आई थी वहाँ सोनी, उसको कहा कि रे लड़की, स्पेशली जो है मटर का जो दाना होता है उसका केवल सब्जी एकदम चट होना चाहिए, पूरा मतलब रसदार, और 4 गो पराठा लेके आना। आज नहीं लेके आई, दिया 2 घुमा उसको। बोला कि सर आज तो नहीं बना। वो नहीं बना तो कुछ बात नहीं, अगले दिन लेते आना। नहीं, हम मांग के खा लेते हैं, अच्छा लगता है। किसी दिन पॉकेट में पैसा उसे नहीं न रहता है तो मांग लेते हैं किसी से। प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। क्यों हंसी रे? अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, कल के डेट में जब हो जाएगा तो किसी के दरवाजे पर जाएंगे, महासभा 2 रोटी दे। अगल बगल क्या बोलेगा, ऐसी की तैसी थोड़ी हमको पहचानता है। महासभा कहीं भी रहेगी, पहुंच जाएंगे उसके डेरा पर। हाँ, और न पहचानेंगे तो याद दिलाएंगे, वीडियो दिखा के कि पढ़ने आती थी तो बोले कि वीडियो कोई भी दिखा सकते, हम कहाँ थे, हम कहीं बोलते रहते थे जो, तो बोले कि मेरा नाम तो नौसभा है, नौसभा है। देखो इधर, सॉरी श्रेया, बड़ी बात होनी है। हाँ, आगे देख। तो फर्स्ट केस में, केस 1 में देखो, केस 1 में P1 प्राइस था, आपकी क्वांटिटी X1 थी। क्लियर? आप किस पॉइंट पर थे? ए पॉइंट पर थे आप, पॉइंट ए पर थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि प्राइस फॉल कर गई, P2 हो गई। क्लियर? तो प्राइस फॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? नीचे आएंगे, तो नीचे आ गए P2 पर। तो अब हमारे पास क्वांटिटी इतनी से बढ़ गई मिश्रा। अच्छा, ये X2 हो गया, तो ये तो बढ़ जाएगा। इतनी बात तो समझ में बात आ रही है डायग्राम से। अच्छा, अब जो है कंज्यूमर इस डिमांड लाइन पर अब किस पॉइंट पर आ जाएगा? पॉइंट बी पर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये अब पॉइंट पी पर आ जाएगा। तो अब ये मान लीजिए कि फर्स्ट केस में अगर ये था तो कंज्यूमर यहां से यहां मूव कर गया, तो इसी को कहेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व पर हुई ना। दूसरा समझाएंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। अब इस केस में
जब प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। या इसी को दूसरा नाम से क्या जानेंगे, कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक होता है चेंज इन डिमांड, यही होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब चेंज इन डिमांड होगा तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होगा, है ना। तो इसको देखते हैं चेंज इन, क्योंकि ये आपको देगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चेंज इन डिमांड होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। तो चेंज इन, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हाँ बोल रहे लड़के, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठीक है, ठेकेदारी कहते ना भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और दूसरा अर्थ क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अरे एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलना, तो उसका अपोजिट सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, और एक्सपेंशन मतलब फैल जाना। बात समझ में आ रहे हैं। जैसे छुई मुई का पौधा देखे हैं, नहीं, छुई मुई नाम सुनी है, हम लोग ने देखा था। हम लोग पटना में, आप गांधी मैदान के पास जाएंगे तो वहाँ पर ये है विज्ञान भवन है। तो हम इस सब अपने इस सब कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, ये सब जगह ज़्यादा घूमते थे, म्यूजियम इन सब जगह पर, क्या नाम है, तारामंडल वगैरह, प्लेनेटेरियम, ये सब चीज़ें में होती है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ किताबों पढ़ते रहते थे। तो विज्ञान केंद्र में, और ठीक वहाँ पर मिलेगा तुमको विश्वकुमार भवन के पास है, गांधी मैदान के पास, उस साइड में अपोजिट में, याद आ जाती है वो सब दिन भी। तो वहाँ हमेशा चले जाते थे, 5 रुपया लगता था, 2 घंटा बीत जाता था। और कुछ चीज़ें उसी में, पैथागोरस वगैरह का कई चीज़ें थी। यहाँ साइंस सिटी तो बहुत विशाल है, लेकिन उसके एस्पेक्ट में तो वहाँ एक छुमी का पौधा था, उसको छूने से वो देखते थे पत्तियाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे सिकुड़ गया। अब फिर उसका कुछ देर के बाद देखोगे तो फिर धीरे धीरे अपना वो फैल गया। क्वांटिटी डिमांडेड, अरे फिर तुम लोग गप में तो हम फैल जाते हैं, ये हो जाता है। तो देखो जब प्राइस फॉल करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। अब मूवमेंट क्या होगा, ऊपर से नीचे। तो इस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट कहेंगे, वर्टिकल मूवमेंट। अरे बारिश से रिया, ये क्या नाम है, महासभा, ये कब पढ़ाए थे रे, वर्टिकल मूवमेंट कहलाएगा। और उसी तरीका से बी से ए की ओर जाएगा तो क्या कहलाएगा, ए से बी की ओर, इधर से इधर गया तो एक्सपेंशन हो गया। कब हुआ, प्राइस गिर गया। अगर मान लो कि पहला केस में प्राइस यहां था, प्राइस यहां चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा ना, तो क्वांटिटी घट जाएगा। तो प्राइस गिरने पर क्या होगा, प्राइस फॉल्स, देयर इज एक्सपेंशन इन डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बात समझ में आ रहे हैं। बट इन बोथ केसेस देयर इज द मूवमेंट विल बी द सेम डिमांड लाइन। बात समझ में आ रहे हैं। अरे तो बी से ए की ओर गया तो क्वांटिटी देखो ना क्या हुआ, तो घट गया तो कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे देख लो ना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, और क्वांटिटी ले लो और प्राइस को ले लो, तो देखो कि क्वांटिटी पहले से कम हो रहा है कि ज्यादा प्राइस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अगर कहेगा कि प्राइस फॉल होता है तो सीधे को प्राइस पहले ले लेना, अब प्राइस राइज कहेगा तो नीचे प्राइस लेना, ऊपर उसके ऊपर ले लेना, स्पेस दे देना काम करने के लिए। तो बी से ए की ओर मूवमेंट जो होगा यानी अप साइड मूवमेंट होगा, वर्टिकल अप साइड।
तो क्या होगा, वर्टिकल अगर अप साइड रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना श्रेया। और मैंने क्या होगा, बी से ए की ओर, और ए से बी की ओर रहेगा, यानी कि डाउन साइड। तो डाउन साइड होगा तो निश्चित है कि क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अब कब बढ़ेगा, जब प्राइस गिरेगा, है ना। इसको आप और थोड़ा सा डिटेल्स कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप्स, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतना चीज करने में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, ये मान के चलिए। एक दिन छुट्टी रहता है तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सभी। और डाउन साइड रहेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन। और जितनी भी बातें आपको समझ में आ रही है रिलेशन, उन सभी चीजों की चर्चा करिएगा, ठीक है ना। अब जो है, फिर लेट हो जाएगा आज। अब जो है इसमें दूसरी चीज लेते हैं, वो है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा संदर्भ जो है इसमें इसी के साथ आता है, क्या, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। तो इस केस में देखिएगा कि ये जो है एक्सेप्ट इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर डिटर्मिनेंट से अगर ये डिस्टर्ब होता हो, चेंज होता हो, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। समझ रहे हैं। तो इसमें होगा, इसी को बोलते हैं चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब होगा जब वो अपने प्राइस से डिस्टर्ब होगा। अरे बात समझ में। और चेंज इन डिमांड कब कहेंगे, जब वो अपने प्राइस को छोड़कर ऑल अदर फैक्टर से वो डिस्टर्ब हो रहा हो। तो यहां पर हम एक समान रूप से इनकम की बात करते हैं, है ना, इनकम की बात करते हैं। क्लियर। तो अब यहां पर हम लोग इनकम के साथ लेते हैं, लेकिन इनकम अपने किसी फैक्टर से डिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे दूसरा प्राइस, दूसरा कमोडिटी का प्राइस होगा तभी चेंज इन डिमांड कहलाएगा। तभी चेंज इन डिमांड। हाँ, केवल अपना प्राइस छोड़कर बाकी जितने ऑल अदर इंडिपेंडेंट डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, उन तमाम से कोई भी अगर वेरिएशन होता हो तो चेंज इन डिमांड होगा। उसमें केवल एक पकड़ लेके चलेंगे, इसमें अनदर टोटल को भी लेके चलेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे, एंजल कर्व नहीं, हम लोग यहां पर डिमांड कर्व बनाएंगे। तो डिमांड कर्व के लिए यहां क्या लिखेंगे, पीएक्स। और हाँ, अच्छा, अब हमारा रिलेशन हम इससे वर्कआउट करते। ऐसे तो हम डिमांड कर्व ले लिया, क्लियर। यहां पर जो है आपका प्राइस ये है, ये क्वांटिटी है ना, डी कर्व है। अब जो है आपका जो है M1 इनकम ये राइज कर गया M2, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक कांस्टेंट रह गया। ये सब सिंबल तो पढ़ सकते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, यहां पर पीएक्स ही लिखें, है ना। डिमांड कर्व ले रहे हैं तो पीएक्स ही लिखेंगे, लेकिन अब हम पीएक्स को कांस्टेंट मानते हैं और इनकम बढ़ जाता है। तो इनकम बढ़ जाता है तो पहले से ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, कम क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। तो मान लेते हैं कि आप इस क्वांटिटी को लेना यहां पर जाते हैं। जैसे सिंपल कर लीजिए ना कि पहले आपके पास इनकम जो था 10 रुपया था, है ना, या 100 रुपया था। अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी आपका 10 रुपया था, तो टोटल कितना क्वांटिटी ले रहे थे, 10 ले रहे थे। अब कहते हैं कि इनकम बढ़कर 150 हो गया और रुपया 10 रह गया, तो अब कितना लेंगे,
क्वांटिटी 15 लेंगे, तो यानी कि 10 है, ये 15 है। लेकिन अब चूंकि हम इस डिमांड कर्व से इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, इस कर्व से अगर डिनोट करेंगे तो हमको यहाँ आना होगा, जो कि प्राइस कम गया, तो उस आधार पर क्या करेंगे कि प्राइस को आगे बढ़ा देंगे, और जितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, वहां से एक लाइन को लेकर यहां पर मैच करा देंगे। तो कंज्यूमर पहले ए पॉइंट पर था, अब कहां पर आ गया, बी पॉइंट पर। लेकिन चूंकि हमें डिमांड कर्व भी लेके जाना है, तो इसके पैरेलल एक और हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया, एक न्यू डिमांड कर्व बन गया। जब भी चेंज इन डिमांड होगा तो देयर मस्ट बी एन इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डिमांड कर्व। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में न्यू डिमांड कर्व का इमर्जेंस नहीं होगा। इमर्ज मतलब न्यू पैदा होना। बात समझ में आ रहे हैं श्रेया? तो ए से बी की ओर जाना, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? कि क्वांटिटी बढ़ गई है ना। इंक्रीज इन डिमांड आईडी से समझ आइएगा, बढ़ गया। अगर ये इधर से इधर हो जाता तो ये डिक्रीज इन डिमांड हो जाता, डीडी कर देते हैं। यार ये कंफ्यूजन है, ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखना चाहिए। हाँ, तो ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड हो गए। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में क्या समझ, अच्छा इसमें जो मूवमेंट हुआ ए से बी, तो ए से बी की ओर जाना ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन डिमांड कराएगा। और ये कौन सा मूवमेंट कराएगा, नो, हाँ, इसमें जो होगा आपका पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो अगर आपका प्रश्न में पूछ देगा कि इवन लेफ्ट टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट वुड बी चेंज इन डिमांड, चेंज इन increase in demand, decrease in demand, change in quantity, change in the contraction in quantity demand, contraction in demand और expansion in demand, 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो जब B से A की ओर आएगा, अरे ये राइट है, ये लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर आएगा तो वो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, और राइट से लेफ्ट की ओर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो हाँ लेफ्ट से राइट होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। और ये तब होगा जब ये अपने प्राइस को कांस्टेंट रखकर अदर फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस्ड होगा। आई बात समझ में? तो हमारे ख्याल से काफी कंटेंट्स हो गए। इतने कंटेंट्स को लिखिएगा तो कम से कम लग जाएगा समय। पार्ट बाय पार्ट करके आप अपने लिए अपना कॉपी तैयार कीजिए, अपनी कॉपी तैयार कीजिए, अपना स्टेटमेंट तैयार कीजिए। जहां मदद मिलेगा इसको ले लीजिएगा, जहां मदद मिलेगा कोई और भी मटेरियल्स होगा तो उसको एक देख लीजिएगा, लेकिन अपना तैयार कर लीजिए। तो आज इतने रहने देते हैं, ठीक है ना श्रेया? ठीक है, अगली बार तो ये है 26 जनवरी है, तो देख लीजिएगा जैसा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर सर बोलेंगे तो क्लासेस हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। आप लोग का तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 26 हो जाए 27 हो, सब दिन एक बार, खाली बर्थडे छोड़ के और रोज डे छोड़ के। बाकी रहा, लेकिन चलेगा जरूर, लेकिन लंबा वेटिंग भी नहीं कराएंगे, ये मान ले। अच्छा अभी क्यों नहीं चल रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती होगी, क्या नाम है इसका, हाँ